नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श का गद्यांश का पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका नाम था धनपत राय। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। प्रेमचंद के लेखन में आम आदमी के दुख, दर्द और तकलीफ़ों का वर्णन प्रमुखता से है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता के साथ जीवन के आदर्श और सच्चाई की प्रस्तुति है और सामाजिक बुराइयों पर चोट भी है। प्रसिद्ध कथाकार और कवि बाबा नागार्जुन ने उन्हें कलम का सिपाही कहा। 8 अक्टूबर 1936 में बच्चों उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने अपनी ही कहानियाँ लिखी। सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास थे गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि पूरा नहीं हो सका, अपूर्ण था। अब बच्चों हम इनके कहानी में प्रवेश करते हैं बड़े भाई साहब की। तो इसमें 2 भाइयों की कहानी बताई गई बच्चों कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल में भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पावदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी है और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। बच्चों, लेखक के अनुसार उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 वर्ष बड़े थे, परंतु वे प्रत्येक कार्य में निपुण थे। वे प्रत्येक कार्य को आराम से और तसल्ली से करते थे और लेखक का पूरा ध्यान रखते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते,
कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, यानी 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में पढ़ रहा था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि उनके भाई जब पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो कॉपियों पर तरह तरह की तस्वीरें बना या करते थे या कोई ऐसे चिन्ह बनाते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। यानी कि उनकी कला जो थी वो लेखक के समझ से बाहर थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कभी कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका मेरे पास केवल मौन ही जवाब था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उनके सिवा कोई और कोई इलाज न था। स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। बच्चों, जब भी छोटा भाई खेलने जाता था हॉस्टल से बाहर तो तरह तरह की शैतानियाँ करता रहता था, लेकिन जब वापस आता था हॉस्टल में कमरे में तो भाई साहब के सवालों के सामने वो नतमस्तक हो जाता था। उसे जवाब सूझ नहीं पड़ता था कि क्या कहे। उनके जो शब्दों में कहाँ थे ये जब सुनता था तो वो चुप रह जाते थे। उनसे कभी भी जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी लेखक की, क्योंकि लेखक को पता था कि उसके बड़े भाई उससे बहुत प्यार करते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितना मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच आते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 बार साल पढ़ना पड़ता है। फिर भी तुम हमें कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उस उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद क्यों करते? यानी इस में लेखक के बड़े भाई उनको समझाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि छोटा भाई जो था वो खेल कूद पर विशेष ध्यान देता था। बड़े भाई उसे मेहनत करने को कहते रहते थे, पढ़ने को कहते रहते थे। वो बताते थे कि अंग्रेजी कठिन विषय है,
इसे पढ़ने के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो भी अंग्रेजी लिख और बोल नहीं पाते। छोटे भाई को बड़े भाई समझाते थे और बड़े भाई छोटे भाई को गूंगा बताते थे और अब मूर्ख बताते थे, स्वयं को परिश्रमी बताते थे। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कैसे सहे? लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसे हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। इसमें फिर उसके पश्चात चटपट एक टाइम टेबल बना लेता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो के नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी पाठ, 8 से 9 तक हिसाब आदि के बारे में लिखना। यानी लेखक ने कार्य सुचारू रूप से करने के लिए इसमें टाइम टेबल तैयार करने लगा। उठने, नहाने, नाश्ता करने तथा अलग अलग विषयों को किस किस समय पढ़ा जाए, कब सोना है, ये समय निर्धारित करने लगा। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस तरह से कोशिश करता सब तरह का टाइम टेबल तैयार करने का। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान में सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का उन्हें अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना लगे। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम होती और फिर जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैंने फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। यानी इस पैराग्राफ में लेखक बताना चाहते हैं कि वो नियम तो बनाना सरल होता है, लेकिन उसका पालन करना बच्चों कठिन होता है। लेखक पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं कर पाते। खेलने के लिए खेलने चले जाते तो वहाँ पे से वापस लौटने का नाम ही नहीं लेते। मैदान की जो हरी भरी घास थी, ठंडी ठंडी हवा, फुटबॉल, कबड्डी, ये सारी चीज़ें उनको आकर्षित करती और उन्हें पढ़ने का ध्यान ही नहीं रहता। और इन सब कारणों के कारण उन्हें अपने बड़े भाई की डांट सुननी पड़ती और वो कोशिश करते कि जब भी कमरे के अंदर आते तो दबे पाँव आते। लेकिन
इतना सब करने के बावजूद भी उनका जो खेल कूद के प्रति मोह था वो छूट नहीं सका। सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी ये घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा हूँ, दर्जे में अव्वल भी आया हूँ, यानी प्रथम भी आया हूँ, अव्वल का मतलब। लेकिन वह मुझे दुखी और उदास थे लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे हमदर्दी हुई और उनके घाव पर मैं नमक नहीं छिड़कना चाहता था। ये विचार मुझे शर्मसार लगा, यानी लज्जास्पद लगा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हैकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते। यानी दोबारा से वही बात हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा पास हो गया, कक्षा में प्रथम आ गए। अब दोनों के बीच 2 साल का ही अंतर रह गया, क्लास का 2 साल का अंतर। अब छोटे भाई के मन में क्या हो गया? घमंड आ गया। सोचने लगा कि अब की बार बड़े भाई साहब मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं मना कर दूंगा। मैं बोलूँगा तुमने कौन सा क्या किया है, तुम कौन से पास हुए हो, इतना पढ़ रहे थे तब भी पास नहीं हो पाए। तो इस तरह की बातें उसके मन में, छोटे भाई के मन में आ गई। ये सारी बातें बड़े भाई साहब को समझ में आ गई और उन्होंने रावण का उदाहरण देकर छोटे भाई के घमंड को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि रावण के घमंड के कारण रावण का अंत हो गया था। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कर सकते। संसार में अनेक राष्ट्र राजाओं का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने लायक भी ना रहा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से दोनों से गया। यानी लेखक ने कहा कि साम्राज्यवाद यानी ब्रिटेन को चक्रवर्ती कहलाने योग्य नहीं है। उसका कारण यह है कि कई देश उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। किंतु रावण एक चक्रवर्ती राजा था, देवता भी उसकी दासता स्वीकार करते थे, किंतु घमंड में उसका नाश हो गया। अभिमान विनाश का कारण। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का सबसे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी
एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल अभी एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारे सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। यानी बच्चों, इसमें इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि अभिमानी जो व्यक्ति होते हैं, अभिमानी शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। अपने अहंकार के कारण सोहेरूम भीख मांग कर मर गया था। अहंकार ने उसकी दुर्दशा कर दी थी। बड़े भाई ने छोटे भाई की कक्षा में अव्वल लाने की सफलता पर उससे कहा कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बस तुम्हारा तो तुक्का लग गया। यह बार बार नहीं हो सकता। इस अचानक से जो सफलता तुम्हें मिली है उसके कारण तुम्हारे दिमाग फिर गया है। कभी कभी अचानक सफलता पाने वाला सफल खिलाड़ी नहीं होता, और सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जाओगी तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिफर भी न मिलेगा। तो किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंजुम लगाते रहते। मुझे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यानी लेखक का बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है कि मेरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। जब गणित का सवाल करोगे तो बहुत कठिनाई आएगी। इतिहास बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे फेल होने में खुश मत हो जाओ। जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो सुन्नी भी न ला पाओगे। इसके बाद वो इतिहास के विषय के बारे में बताने लगा कि इतिहास में एक नाम के कई राजा होते, तो उन्हें याद रखना मुश्किल है। इसलिए घमंड मत करो। जब इस कक्षा में आओगे तब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा ज की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इस निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा ज और आ जा बा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते रहे। दाल भात रोटी आई, अब भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना हो, चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापातें याद करनी पड़ेगी। यानी बड़े भाई साहब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं पढ़ते समय। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरे का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने में लिखने की ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग
के लिए व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया गया है। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे कैसे लिखिए, और पन्ने पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात को समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज़ नहीं कि उन पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे जब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कई अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध लीजिए, नहीं तो पछताएगा। यानी यहाँ पर लेखक अध्यापकों के कठोर रूप के बारे में बताते हैं कि बच्चों की इतनी मेहनत के बावजूद भी नंबर काट लिए जाते हैं। अध्यापक का बस यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो लिखा हुआ सारा रट लें। जैसे इसमें समय की पाबंदी के बारे में बताया गया, उस पर निबंध लिखो और संक्षेप में लिखो, और संक्षेप में नहीं होता तो 100-200 पेज लिखवा दें। इसलिए वह उनकी बातों पर अमल करें, नहीं तो पछताएंगे। इस तरह से ये सारा इस पैराग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब तक समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को जो भयंकर चित्र खींचा, उससे मुझे भयभीत कर दिया। उसने स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना ही रोज़ टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। यानी भाई साहब ने पढ़ाई के बारे में जो बताया था, बताते हुए मेरा जस तिरस्कार किया था उन्होंने, उससे मैं घबरा गया। मेरी जगह कोई और होता तो शायद बदल जाता, उसमें एक जागृति उत्पन्न हो जाती। परंतु लेखक जो थे वो पक्के ढीठ थे। इतने तिरस्कार के बावजूद भी उन्हें पढ़ाई लिखाई में रुचि उत्पन्न नहीं हुई। उनका दिमाग खेल कूद में ही रचा बसा रहा। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और छोटा भाई और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई और मैं फेल हो गया होता तो बड़े भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। यानी इस समय भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और दोबारा छोटा भाई पास हो गया, जबकि उसने कम मेहनत की थी। वो सोचने लगा कि मैं फेल हो जाता शायद तो बड़े भाई साहब को इतना बुरा ना लगता। मेरे और बड़े भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना का उदय हो गया कि कहीं बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह जिस आधार पर मेरी फजीयत कर सकते हैं, लेकिन मैं इस विचार को दिल में बलपूर्वक निकाल दिया मैंने। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। यानी
जो मन में भावनाएं आ रही थी छोटे भाई की कि अब एक ही क्लास का अंतराल रह गया है, कि अब भाई साहब मुझसे कुछ नहीं कह सकते, मन में सोच रहा था। लेकिन लेखक ने वापस से सोचा कि वो मेरे अच्छाई के बारे में सोचते हैं, मेरे हितैषी हैं, इसलिए सारी भावनाएं उन्होंने मन से निकाल डाली। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो अभी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का शौक़ पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं बड़े भाई साहब का अदब करता था, उनकी नज़रें बचाकर कनकौवे उड़ाने जाता। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब की ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान लिहाज मेरे नज़रों में कम हो गया। यानी दूसरी बार जब लेखक का बड़ा भाई फेल हो गया तो भाई साहब वो नरम पड़ गए। अब लेखक को कम डांटते थे, उसके कारण लेखक को आज़ादी मिल गई और घमंडी भी हो गया। वो सोचते थे कि मैं भाग्यशाली हूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ पास तो हो ही जाऊँगा। इस कारण लेखक ने पढ़ना छोड़ दिया, सारा दिन पतंगे उड़ाने लगे। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की पूरी सेना लगे और मानो सेना लगे झाड़ूदार बांस लिए इसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे खबर नहीं थी, मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ समतल था, मोटर कारें हैं, न ट्राम न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब ने से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया, उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? अब तुम नीचे जमात में नहीं, यानी नीचे कक्षा में नहीं, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो। मुझे से केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। यानी जब वो कनकौवे उड़ा रहे थे तो भाई साहब आ गए और गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा, अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए, तब भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात के उस वाले हमारे लीडर समाचार पत्रों के संपादक। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन ये जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब के महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज भी तुम मेरी जमात में आ जाओ, परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit क्यों ना हो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें,
अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र ये चाहें उन्हें न मालूम है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह ये दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता, धोबी किन्नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा दादी अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही ले लो, MA हैं कि नहीं, यहाँ के नहीं, MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न माने तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई साहब ने मैं इनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुए। मैंने सहज आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, बोले मैं कनकनवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पे है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे दौड़ रहा था। यानी बड़े भाई साहब की जो युक्ति थी, छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई तथा उसने उसे स्वीकार कर लिया। जो वो कह रहे थे वही सच था। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए और बड़े भाई ने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगे कि उनका भी मन खेलने कूदने को करता है, लेकिन ऐसा करेंगे तो छोटे भाई को कैसे बचा सकें। इस तरह से बच्चों, बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया और इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त